मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज हम देखें नौकरशाही। नौकरशाही इसमें दो विरोधी शब्द हैं। एक तरफ नौकर शब्द है, दूसरी तरफ शाही, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तो ऐसे दो विपरीत शब्दावलियों को मिलाकर यदि एक शब्द का निर्माण किया जाता है तो यह सोचने की बात है कि वह संगठन कैसा होगा। इसे अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी दो अलग भाषाओं के दो शब्दों से बना है। ब्यूरो एक फ्रेंच शब्द है और क्रेसी यूनानी शब्द है। फ्रांसीसी भाषा में ब्यूरो का मतलब होता है ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़ा मतलब आप सामान्य समझ की दृष्टि से ले सकते हैं इसको टेबल क्लॉथ। टेबल के ऊपर जो बिछाया जाता है कपड़ा, उसको फ्रेंच भाषा में ब्यूरो कहते हैं। और क्रेसी का मतलब होता है, जो कि यूनानी शब्द है, तंत्र या पद्धति, व्यवस्था। तो टेबल की व्यवस्था या कार्यालयीन व्यवस्था में जो व्यक्ति काम करते हैं उन्हें नौकरशाह कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है, और इस पद्धति को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। नौकरशाह शब्द का प्रयोग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले किया था। इसके पहले इसे अंग्रेजी में या हम बोलचाल में ब्यूरोक्रेसी ही कहते थे। लोकमान्य तिलक ने इसको नौकरशाह का नाम दिया। एक तरफ क्या है, ये नौकर हैं। आप सामान्य बोलचाल में जैसे आप किसी से पूछते हैं क्या करते हो, तो वह कहता है मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं या गवर्नमेंट में नौकरी करता हूं। शासकीय सेवक कहलाते हैं, सेवक। तो एक तरफ सेवक हैं, दूसरी तरफ शाह। ये अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझते। तो जो सेवक होगा वह राजा नहीं हो सकता, जो राजा होगा वह सेवक नहीं हो सकता। राजा शासन करता है, सेवक सेवा करता है। तो दो विपरीत शब्दावलियों को मिलाकर के इनका नामकरण किया गया है। तो देख लीजिए नौकरशाह क्या होता है। इसको A.V. जॉन ने बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया है। नौकरशाह से तात्पर्य सरकार के ऐसे सेवकों का समूह है। सरकार के सेवकों का समूह है, सरकार के शासकों का समूह नहीं है, सेवकों का समूह है। मतलब जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, जिसका संगठन पिरामिडाकार या सोपानात्मक होता है। पिरामिडाकार का मतलब होता है नीचे ज्यादा उसका घेरा होता है, जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाता है वैसे वैसे यह संकरा होते जाता है। अंत में एक व्यक्ति पर पूरी शक्तियां निहित हो जाती हैं। इसको ये पिरामिडाकार का आप इसको इस रूप में ले सकते हैं। ये पिरामिडाकार का जो आधार होता है बहुत बड़ा होता है और ऊपर शीर्ष में बिल्कुल एक कोना हो जाता, एक नुकीला पोर्शन रह जाता है। इसे पिरामिडाकार संगठन कहते हैं। एक उदाहरण के लिए ले लीजिएगा, जैसे एक प्रदेश में पुलिस व्यवस्था है। पुलिस में सबसे ऊपर होता है, एक राज्य की पुलिस व्यवस्था में सबसे ऊपर होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, पुलिस महानिदेशक। वह राज्य की पुलिस व्यवस्था का सर्वेसर्वा होता है। उसके नीचे अतिरिक्त 2 या 3 अतिरिक्त महानिदेशक होंगे। उसके नीचे आईजी होंगे, इंस्पेक्टर जनरल 3, 4, 5 होंगे। उसके नीचे डीआईजी होंगे, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। उसके नीचे हर जिले में एक एसपी होगा। उसके नीचे कई एएसपी होंगे, एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे। उसके नीचे कई एसडीओपी होंगे, सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस। उसके नीचे हजारों की संख्या में इंस्पेक्टर होंगे। उसके नीचे और ज्यादा सब इंस्पेक्टर होंगे। उसके नीचे और ज्यादा कांस्टेबल और हवलदार होंगे। उसके नीचे सामान्य पुलिस के जवान होंगे। तो जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका आकार और ज्यादा विस्तृत होता जाता है, बड़ा होते जाता है।
तो इसे पिरामिडाकार संगठन कहते हैं, इसी को सोपानात्मक संगठन कहते हैं। और जो सार्वजनिक नियंत्रण से परे होता है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता। यदि कोई नियंत्रण करने की कोशिश भी करता है तो वह असफल होता है, क्योंकि यहां पर जो लोग बैठते हैं बड़े घाघ होते हैं, अपने काम में नियम के प्रति, कानून के प्रति ये पूरी तरह से उसमें इतने रचे पचे रहते हैं कि कोई भी उनको हिला नहीं सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उस पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकता। नियंत्रण रखेगा तो केवल जो ऊपर में अपने ही डिपार्टमेंट का जो व्यक्ति ऊपर में बैठा है वही नियंत्रण करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति नियंत्रण नहीं कर सकता। तो यह नौकरशाही दुनिया के सभी देशों में पाई जाती है, किसी देश में कम, किसी देश में अधिक, लेकिन दुनिया के सभी देशों में यह नौकरशाही व्यवस्था प्रचलित है। बिना नौकरशाहों के कोई भी काम करना संभव नहीं है। ये नौकरशाह, जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले सब नौकरशाह कहलाते हैं। ये इनको ऐसा क्यों कहा जाता है, या इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे एक विभाग है, आप गृह विभाग को ले लीजिए, या रक्षा विभाग को ले लीजिए, या वित्त विभाग को ले लीजिए। सबसे ऊपर में, जैसे हम संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं, तो सबसे ऊपर में राष्ट्रपति है, उसके नीचे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के साथ उसका मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद होता है। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब निर्वाचन के द्वारा पद प्राप्त करते हैं। और जैसे इनका टेन्योर खत्म होता है, कार्यकाल समाप्त होता है, ये अपने पद से हट जाते हैं और उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आ सकता है या उनकी पुनरावृत्ति हो सकती है। तो इन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। जो राजनीतिक कार्यपालिका मतलब जो निर्वाचन के द्वारा पद प्राप्त करते हैं। और फिर आता है उसके नीचे इन मंत्री परिषद या निर्वाचित राजनीतिक कार्यपालिका के नीचे जो लोग होते हैं उन्हें नौकरशाह कहा जाता है। तो उस विभाग के सचिव से लेकर के, विभाग का सचिव सबसे मुखिया होता है, जैसे गृह सचिव सबसे मुखिया होता है गृह विभाग का, तो गृह सचिव से लेकर के एक सामान्य सा चपरासी तक, दिल्ली से लेकर के गांव के एक चौकीदार तक, एक सामान्य से एक ऑफिस के चपरासी तक, ये सब के सब नौकरशाह कहलाते हैं। इनका मुखिया सचिव होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिएगा। तो इनका काम क्या है? मंत्रिमंडल नीतियां निर्माण करता है, नीतियां बनाता है, उन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम नौकरशाह करता है। ये नौकरशाह अपने पद पर जीवन भर काम करते हैं। जीवन भर मतलब सेवानिवृत्ति की आयु तक काम करते हैं। इनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है। इन्हें अपनी आजीविका को चलाने के लिए एक निश्चित राशि वेतन के रूप में दी जाती है, और जब इनकी आयु हो जाती है तब ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सरकार किसी की भी बने, ये अपने पद पर यथावत बने रहते हैं, मतलब ये राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होते हैं। इनका काम नीतियों को, नियमों को, कानूनों को, पूरी व्यवस्था को संचालित करना होता है। निर्देश प्राप्त करेंगे राजनीतिक कार्यपालिका से, लेकिन काम इनके द्वारा ही होगा। क्योंकि मान लीजिए कि किसी प्रकार की नीतियां बनी, किसी प्रकार की योजना बनी, तो योजना बनाने वाले राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं, लेकिन उसको असली में क्रियान्वित करने का काम नौकरशाहों के द्वारा ही किया जाता है। और नौकरशाह चूंकि अपने पद पर यथावत बने रहते हैं, योग्यता के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है, इसलिए ये किसी भी रूप में राजनीतिक कार्यपालिका से काम के मामले में 21 होते हैं, 19 या 20 नहीं होते हैं। तो इन नौकरशाहों का होना प्रत्येक व्यवस्था के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। देखें इनकी सामान्य विशेषताएं क्या होती हैं। इनकी सामान्य विशेषता पहला है, सबसे पहला, सुदृढ़ संगठन क्षमता और दक्षता से युक्त होते हैं। इनका संगठन बिल्कुल सुदृढ़ होता है। प्रत्येक विभाग में इनकी उपस्थिति होती है, ये होते हैं, और ये न केवल सुदृढ़ होते हैं अपितु ये दक्ष और काम करने में बहुत ही क्षमतावान होते हैं। क्योंकि इनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है,
गौर करिएगा, एक विभाग में काम करने वाला एक चपरासी अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हुए प्रतियोगी परीक्षा में पास होता है, तब जाकर उसको चपरासी की नौकरी मिलती है। लेकिन उस विभाग का जो सर्वे सर्वा होता है, मंत्री के लिए कोई ऐसी शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं होती। चुनाव जीतता है, मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो गया, उसको वित्त विभाग मिल गया, तो वो सर्वे सर्वा हो गया। तो एक कम पढ़ा व्यक्ति वित्त मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री बन सकता है, लेकिन उस विभाग का एक सामान्य सा कर्मचारी भी योग्यता की दृष्टि से नियुक्त किया जाता है। तो जो लोग योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे, निश्चित रूप से उनमें दक्षता होगी, कार्यकुशलता होगी और योग्यता होगी। दूसरा है कार्यालय द्वारा शासन। जो व्यक्ति कार्यालय के माध्यम से एक कार्यालय में बैठ करके कागजी कार्यवाही करते हुए काम करते हैं, इसको नौकरशाह कहा जाता है। तो कार्यालय द्वारा शासन है। फील्ड वर्क को थोड़ा सा अलग कहा जाता है, लेकिन फील्ड में भी जो काम करते हैं उनको भी नौकरशाह के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन मूलतः यह जो कार्यालय में बैठ करके काम करते हैं उन्हीं को ही नौकरशाह कहा जाता है। पेचीदा और विशाल, प्रत्येक विभाग का यह जो नौकरशाहों का संगठन होता है इतना पेचीदा और जटिल होता है कि दायित्व निर्धारण करना कठिन हो जाता है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है आप ढूंढ नहीं सकते, पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इतना जटिल संगठन यह होता है कि एक काम को 50 लोग करेंगे, 50 टेबल होते हुए कागज आगे बढ़ेगा, जिम्मेदार कौन होगा? कोई नहीं। तो ये इस प्रकार से इस नौकरशाही में उत्तरदायित्व निर्धारित करना सर्वथा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। फिर है नियमों का कठोरता से पालन। ये नियमों के मामले में बड़े कड़क होते हैं, बहुत तेज तर्रार होते हैं। नियमों का ये खुद नियम बनाते हैं अपने विभाग के लिए या अपने विभाग से संबंधित सभी मैटर पर नियमों का निर्माण ये स्वयं करते हैं और उन नियमों पर ये अटल होते हैं, स्थिर होते हैं। बिना नियम के इनका कोई काम नहीं होता, नियम के अनुसार चलते हैं। सरकार किसी की भी बने, लेकिन नियमों का ये प्रत्येक स्थिति में पालन करते हैं, नियम के प्रति ये प्रतिबद्ध होते हैं। मतलब मनमानी नहीं चलती, यहां पर किसी की मनमानी नहीं चलेगी, केवल नियमों के अनुसार जो काम होगा वही काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। फिर है कार्यों की मंद गति, लाल फीताशाही। कार्यालय का प्रत्येक काम नोट शीट के माध्यम से होता है, फाइल के माध्यम से होता है। फाइल आप जानते हो फाइल कैसे होता है? फाइल में कागज डालेंगे, नोट शीट बनाएंगे, नोट शीट को आगे बढ़ा देगा एक कर्मचारी। उसके बाद उसके ऊपर 10-15 लोग होंगे, सब एक एक करके उसमें नोटिंग करते जाएंगे। फिर फाइनल में अंतिम अथॉरिटी के पास जाएगा, फिर वो जब अंतिम स्वीकृति देगा तब जाकर वो काम होगा। लेकिन जब एक फाइल, एक नोट शीट एक कर्मचारी बनाकर आगे बढ़ाता है और वो 15वें नंबर तक जाकर के जब काम होगा, तो 15 टेबल में जाते हुए फाइल कितना टाइम लगाएगा सोच लीजिएगा। तो ये ऑफिस में जो भी काम करते हैं केवल फाइलिंग करते हैं। फाइल में कर नोटिंग करना, नोट करना, लिखना, आगे बढ़ना, ओके या ऑब्जेक्शन लगाना, ये तमाम चीजें इस प्रकार से चलती है। इसलिए नौकरशाही को लाल फीताशाही कहा जाता है। पहले फाइल में लाल रंग का फीता बांधा जाता था, इसी से लाल फीताशाही शब्द निकला। लेकिन बाद में यह सोचा गया कि जो लाल फीताशाही को चलते नौकरशाह बहुत ज्यादा बदनाम होते जा रहा है, तो फीते का रंग बदल करके सफेद कर दिया गया। लेकिन उससे भी कार्य में कोई गति नहीं आई। तो लाल फीताशाही का मतलब अनावश्यक विलंब होता है। प्रारंभ में नोट शीट जो कर्मचारी लिखता है वही अंतिम रूप में स्वीकृत होता है, लेकिन वह 15 टेबल से होते हुए 16वें टेबल पर तक जाएगा, तब जाकर वो अंतिम रूप में स्वीकृत माना जाएगा। तो जब इतना ही है तो जो कर्मचारी वहां पर नोटिंग लिख दिया उसी को फाइनल करके अंतिम आदेश देते नहीं, 15 टेबल में जाएगा। फिर है कार्य को टालने की प्रवृत्ति। नौकरशाह निर्णय लेने से घबराते हैं, निर्णय लेने की प्रवृत्ति इनमें नहीं होती है, काम को टालने की प्रवृत्ति होती है।
क्योंकि जो उच्च अधिकारी होते हैं वो तो हमेशा इधर उधर ट्रांसफर उनका होते रहता है। जो IAS अधिकारी होते हैं या स्टेट लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनका तो ट्रांसफर होते रहता है, तो वो मामले को पेंडिंग में डाल देते हैं कि आने वाला देखेगा, अपने डिसीजन लेगा, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये निर्णय लेने से बचते हैं, कार्य को टालने की प्रवृत्ति होती है। फिर है परस्पर विरोधी निर्देश देने की प्रवृत्ति। परस्पर विरोधी निर्देश, एक अधिकारी आया, उसने इस प्रकार से आदेश निर्देश दिया, वो चला गया, दूसरा आ गया, वो अपने दूसरे ढंग से आदेश निर्देश दिया। तो जो निम्न स्तर के जो कर्मचारी होते हैं उनके सामने अनेक प्रकार की इससे समस्या आती है कि कौन से आदेश को माने, कौन से आदेश को न माने। फिर है विभाग को विस्तारित करने की प्रवृत्ति होती है, अपने विभाग को और ज्यादा बढ़ाने ताकि हम सब तरफ व्याप्त हो जाए, हमारे विभाग में ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी हो, अधिकारी हो, हम प्रमुख रूप में स्थापित होकर रहें, ये प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। ये नौकरशाही की सामान्य सी विशेषताएं हैं। मैक्स वेबर ऐसा पहला विचारक है जिसने नौकरशाही पर व्यापक और वैज्ञानिक अध्ययन किया था। तो मैक्स वेबर ने कुछ विशेषताएं बताई हैं, कौन कौन से उसको देख लेते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार नंबर 1 श्रम विभाजन। श्रम विभाजन आप अच्छी तरह से जानते होंगे, प्लेटो ऐसा पहला विचारक था, ऐसा पहला दार्शनिक था जिसने अपने आदर्श राज्य में श्रम विभाजन किया था। डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य विशेषीकरण, ये प्लेटो के आदर्श राज्य में न्यायिक विशेषताएं हैं, आपने पढ़ा होगा। तो श्रम विभाजन, प्रत्येक नौकरशाहों में या नौकरशाही के अंतर्गत श्रम विभाजित होता है, मतलब हर व्यक्ति, हर कर्मचारी का काम बंटा होता है, निर्धारित होता है, और वह अपना काम करेगा, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। श्रम विभाजन, सबका काम बंटा होता है। तो नौकरशाही में श्रम विभाजन होता है। दूसरा है बुद्धि सम्मत अवैयक्तिक संबंध। बुद्धि सम्मत, बुद्धि को ज्यादा ध्यान देंगे, वैयक्तिक संबंध यहां पर काम नहीं आएगा। वैयक्तिक संबंध जहां पर होंगे, कानून कहां आएगा। जहां पर वैयक्तिक संबंध के आधार पर व्यक्ति काम करना चाहेगा, स्वाभाविक नियमों की अवहेलना होगी, लेकिन नियमों के प्रति ये पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं, ये वैयक्तिक संबंध इसमें नहीं लाते। कार्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, व्यक्ति के प्रति ये निष्ठावान नहीं होते। व्यक्ति मतलब कोई भी इनके पास जाएगा, चाहे कोई भी संबंधी हो, कोई पुराना मित्र भी हो, तो ऐसा ये लोग नहीं करते। सामान्य रूप में वे नियमों की दुहाई देते हुए काम करते हैं। व्यक्ति के प्रति निष्ठा नहीं होती, नियमों के प्रति ये प्रतिबद्ध होते हैं। तीसरा है व्यक्ति की स्थिति और भूमिका। यहां पर जो भी नौकरशाह होते हैं, ये योग्यता के आधार पर जीवन भर के लिए चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। इनको ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, स्थानांतरण करके ट्रांसफर कर देंगे, कुछ ज्यादा हुआ सस्पेंड कर देंगे, और बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ हुआ तब जाकर के इनको टर्मिनेट किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, पद से हटाया जाता है। लेकिन सामान्यतया एक बार यदि सरकारी नौकरी मिल गई तो फुर्सत है 60, 62, 65 वर्ष की आयु तक इनको कोई पद से नहीं हटाता। सामान्य रूप में ये योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। इनको जीवन यापन के लिए एक निश्चित राशि वेतन के रूप में दी जाती है। वेतन के अलावा अनेक प्रकार की सुविधाएं इनको दी जाती हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी इनको पेंशन का अधिकारी माना जाता है। तो योग्यता है, जीवन वृत्ति है, और क्षमता, चूंकि ये बौद्धिक आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, ये योग्यता के आधार पर चूंकि ये नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए इनमें क्षमता अधिक हो जाती है। और भी एक बात यह है कि ये जीवन भर उसी प्रकार के काम को करते रहते हैं। जब उसी प्रकार के काम को हमेशा करते जाएंगे, निश्चित रूप से इनमें क्षमता में वृद्धि होती है। इनकी क्षमता, काम करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर है नियम आधारित नियंत्रण की बुद्धिवादी व्यवस्था। नियम आधारित, हर काम नियम के आधार पर करेंगे। नियम के बाहर जाकर के ये लोग काम करने से हिचकते हैं, नियम के विरुद्ध ये काम नहीं करते। तो चाहे कैसा भी हो, ये नियमों का पालन करते हुए काम करेंगे। अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि नोटशीट शुरू हुआ, 15वें टेबल में जाकर के फाइनल हुआ, तो उन 14 लोगों को हटा दो, निकाल दो, नहीं, ऐसा नहीं। उससे काम हो चाहे न हो,
लेकिन हम नियमों का पालन करेंगे कि भाई एक छोटा सा कर्मचारी यदि नोट से शुरू करता है, आगे बढ़ाता है, तो उसको 15 लोगों को चेक करना चाहिए, 15 लोग चेक करें, फिर 16 में जाकर फाइनल हो। ये नियम है। आपका भला हो तो ठीक, नियम अच्छी तरह से लागू हो तो ठीक, लागू न हो तो ठीक, रिजल्ट मिले तो अच्छा, नहीं मिले बहुत अच्छा। तो नियंत्रण की बुद्धिवादी व्यवस्था। फिर है सार्वभौमिकता। ये पूरे देश भर में व्याप्त होते हैं। प्रत्येक सरकारी विभाग में, प्रत्येक व्यापारिक विभाग में, प्रत्येक व्यावसायिक विभाग में, प्रत्येक स्थान पर इनकी उपस्थिति होती है। बिना नौकरशाहों के कोई भी काम नहीं किया जा सकता, स्पष्ट बात है। तो ये सभी जगह उपलब्ध होते पाए जाते हैं। नंबर 6 है सोपानात्मक संगठन। सोपानात्मक या पिरामिडाकार संगठन। अभी मैंने आपको पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बताया। सत्ता के सूत्र की दिशा ऊपर से नीचे, उत्तरदायित्व के सूत्र की दिशा नीचे से ऊपर। ये सत्ता और उत्तरदायित्व का सूत्र क्या है? सत्ता, सबसे ऊपर में जो व्यक्ति बैठा है उसके हाथ में सत्ता होती है। क्योंकि वह अकेले काम नहीं कर सकता, इसलिए उसकी सहायता के लिए धीरे जैसे अनेक नीचे स्तर के हजारों लाखों कर्मचारी उसकी सहायता के लिए काम करते हैं। तो सत्ता का सूत्र ऊपर से नीचे की ओर, उत्तरदायित्व का सूत्र नीचे से ऊपर की ओर। मतलब जो सबसे नीचे काम करने वाला कर्मचारी होगा वह अपने से ऊपर के अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होगा। उसके वह अपने से ऊपर, वह अपने से ऊपर, वह अपने से ऊपर, इस प्रकार से प्रत्येक निम्न स्तर का कर्मचारी अपने से उच्च स्तर के कर्मचारी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। इसे कहते हैं उत्तरदायित्व के सूत्र की दिशा। पूरी जिम्मेदारी सबसे ऊपर में जो बैठा है उसके ऊपर, वह सत्ता बांटता है, डेलीगेट करता है, प्रदत्त करता है अन्य अधिकारियों को काम करने के लिए, लेकिन जिम्मेदार वही एक व्यक्ति होता है। फिर है नियमों द्वारा नियंत्रण। प्रत्येक काम नियमों के द्वारा होगा, इसमें व्यक्तिगता नहीं आती, इसमें व्यक्तिगत संबंध नहीं आते, नियमों के द्वारा सब काम होगा। फिर आगे है तकनीकी विशेषीकरण। क्योंकि एक डिपार्टमेंट जो काम करते रहते हैं हमेशा, इसलिए ये तकनीकी दृष्टि से विशेषज्ञ हो जाते हैं। जैसे एक शिक्षा विभाग का व्यक्ति है, उसको एक शिक्षा विभाग का कर्मचारी है, उसको ट्रांसफर में वित्त विभाग नहीं भेजेंगे, उसको रक्षा विभाग नहीं भेज देंगे। वह उसी डिपार्टमेंट पर रह करके तकनीकी विशेषज्ञता हासिल करता है, जिससे लक्ष्य प्राप्त करने में सुविधा होती है। और फिर है राजनीतिक तटस्थता। सरकार किसी भी दल की बने, सरकार बदलते रहती है। ये अभी सरकार है, दूसरी सरकार आ गई, तीसरी सरकार आ गई, लेकिन ये हमेशा अपने पद पर बने रहते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होते हैं। इनकी किसी भी राजनीतिक दल के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं होती, इसलिए ये अपने पद पर बने रहते हैं। और चूंकि ये अपने पद पर बने रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर होगा एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक जगह से दूसरे जगह में, लेकिन ये अपने पद पर यथावत बने रहते हैं, इसलिए इनको राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ व्यवस्था कहा जाता है। अब देखें दोष। नौकरशाही में गुणों की तुलना में दोष अधिक हैं, लेकिन फिर भी हमको स्वीकार करना पड़ता है। देखें कौन कौन से दोष हैं। नंबर 1, नियमों का कठोरतापूर्वक पालन। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। 1992-93 के आसपास की बात है। ये स्पष्ट हुआ कि देश में शक्कर का उत्पादन कम होगा इस साल। ठीक, पता चल गया, खाद्य विभाग को सूचना मिली कि इस साल शक्कर का उत्पादन कम होगा, कुछ व्यवस्था कीजिए। तो उसने पूरे देश भर से जहां जहां में शक्कर के कारखाने स्थापित हैं, उनसे पूरी जानकारी मंगाई। जानकारी प्राप्त करके उन सबको कलेक्ट करते करते, पूरा कंपाइल करते करते 5-6 महीने का समय बीत गया। जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ, जब ये पता चला कि शक्कर का उत्पादन कम होने वाला है, तो उस समय अंतरराष्ट्रीय मंडी में शक्कर की कीमत 12 या 13 रुपए थी।
ठीक, जानकारी मंगाई गई, पूरी तैयारी की गई, ऑफिशियल प्रोसीजर शुरू हुआ, लाल फीताशाही, फाइलिंग, तमाम चीजें शुरू हुई। 5 महीने के बाद जब केंद्रीय खाद्य मंत्रालय को यह सूचना मिली कि हाँ भाई शक्कर का उत्पादन इस साल कम होगा, अंतर्राष्ट्रीय मंडी से हमको खरीदना पड़ेगा, तो उसने कार्रवाई करते हुए मार्केट में ऑर्डर किया कि हमको इतना लाख टन शक्कर दीजिए। और उस समय तक शक्कर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मंडी में लगभग 24 या 25 रुपए हो चुकी थी। तो कहां 12 रुपए, कहां 24 और 25 रुपए, 24 या 25 रुपए में तो गवर्नमेंट खरीदेगी, फिर उसको जब रिटेल मार्केट में आम आदमी के पास पहुंचेगा तब तक वह 30-32 रुपए हो चुकी थी। तो सोचिए कि नौकरशाहों में खेल कैसा होता है, काम कैसा होता है, इतना ज्यादा देर, अनावश्यक विलंब, लेकिन जरूरी है, होता है, होना चाहिए, लेकिन नियमों का पालन इतना ज्यादा कठोरता से नहीं होना चाहिए कि मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाए। लेकिन इन नौकरशाहों को मूल उद्देश्य प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है, नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करना इनका मुख्य उद्देश्य है। उद्देश्य प्राप्त होता है, लक्ष्य प्राप्त होता है, नहीं होता है, इनके मतलब की बात नहीं है। इनका काम नियमों का पालन करना है, नियमों का पालन करते हुए काम करना है। फिर है लाल फीताशाही, जितना ज्यादा विलंब हो जाए कोई परवाह नहीं, शासकीय प्रक्रिया है, काम होगा आराम से। आपको जल्दीबाजी हो सकती है, नौकरशाहों को कोई जल्दीबाजी नहीं होती। तो लाल फीताशाही का मतलब होता है अनावश्यक विलंब। फिर है औपचारिकता। औपचारिकता मतलब वही टेबल टू टेबल, फिर एक टेबल, फिर अगला टेबल, फिर अगला टेबल, 50 टेबल के पास जाएगा फाइल, फिर आपके पास फाइनल आपके पास आएगा। तो औपचारिकताओं का निर्वाह ज्यादा करते हैं। अनुदारवादी, ये किसी भी रूप में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं चाहती है। ये काम जल्दी से हो जाए तो थोड़ा सा इसमें सुधार किया जाए, नो, जो नियम है नियमों का पालन होना चाहिए, नियमों का पालन के आधार पर काम करेंगे। तो ये उसमें सुधार या प्रगति नहीं चाहते, वे यथा स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, वो अपनी महत्ता को कम करना नहीं चाहते। फिर टालने की प्रवृत्ति, निर्णय नहीं लेते, निर्णय को टालने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा देखेगा, अभी देख लो, आगे बढ़ जाए, छोड़ दो उसको, रन दो, दबा दो, आने वाला देखेगा। तो टालने की प्रवृत्ति होती है। फिर अड़ंगाबाजी, नौकरशाह काम करते कम हैं, अड़ंगा ज्यादा लगाते हैं। कोई काम हो रहा है उसको रोक दो, अड़ंगा लगाओ। इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे रहते हैं, उनके पास पॉइंट्स की कमी कहां होगी, तर्क की कमी कहां होगी। किसी न किसी जो काम अच्छी तरह से हो रहा है उसको अड़ंगा लगा दो, रोक दो काम, अड़ंगा लगाओ। एक एक करके ऐसे 50 अड़ंगे ऐसे लगाए जाते हैं जिससे कार्य का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तो इनकी रुचि काम करने की नहीं होती, कामों में अड़ंगा लगाने की होती है। फिर सत्ता लोलुपता, अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते, अपने पद की महत्ता को कम करना नहीं चाहते। अभी जैसे मैंने बताया कि एक टेबल से शुरू करके 15वें टेबल में जाकर फाइनल होता है, तो बाकी ये जो 13-14 लोग बचे, यदि इनकी उपेक्षा कर दी जाए, नो, सबके पास एक एक करके फाइल जाएगा, फाइल में प्रत्येक अधिकारी अपना इनिशियल करेगा, आगे बढ़ाएगा, तब होगा। अपने पद से संबंधित चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका महत्व कम हो जाएगा। तो ये नौकरशाही के दोष हैं, और इन नौकरशाही के जितने भी दोष गिना जाए वह सब कम है। एक बात और है कि यदि किसी देश का त्वरित गति से विकास होता है तो इसका पूरा श्रेय नौकरशाहों को दिया जाता है। लेकिन इसका विपरीत भी है, यदि किसी देश का विकास अच्छा नहीं हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी नौकरशाहों को दी जानी चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी लेने से कौन सामने आता है? कोई जिम्मेदारी लेगा क्या? नहीं लेगा। श्रेय सबको लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी से हर कोई बचने की कोशिश करते हैं। 1948 में 1945 में जब जापान में परमाणु बम गिरा था, पूरा जापान बर्बाद हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन वहां का नौकरशाहों ने इतना कठिन परिश्रम किया, इतनी ईमानदारी से काम किया
कि देखिए आज जापान की टेक्नोलॉजी, जापान की पूरी व्यवस्था दुनिया में एक नंबर मानी जाती है। 1947 में यही स्थिति भारत की थी। तो आज भारत की जो भी स्थिति है, अच्छी स्थिति है चाहे बुरी स्थिति है, काम करने में विलंब होता है या विलंब नहीं होता है, या जो भी होए, इन सब के लिए नौकरशाह ही जिम्मेदार है। और इन सब का क्रेडिट नौकरशाहों को दिया जा सकता है। एक बात तो और इसमें ये बताना भूल गया, और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और वह चीज है भ्रष्टाचार। नौकरशाह भ्रष्टाचार की जननी है। नौकरशाहों को हटा दीजिए, भ्रष्टाचार पूरा 50% खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार की ये मुख्य स्रोत हैं। नौकरशाह यदि भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो भ्रष्टाचार इनका मुख्य तत्व होता है। एक आपको मजेदार बात बताऊं, लोक प्रशासन के बड़े बड़े उच्च अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें जापान के नौकरशाह भी कुछ लोग आए थे। तो जापान के नौकरशाह ने अपना जब भाषण देना शुरू किया, उसने कहा कि जब जापान में कोई व्यक्ति सरकारी सेवा को चुनता है, मुख्य प्रशासनिक सेवा को चुनता है, तो उसके सामने दो विकल्प होते हैं। एक ईमानदारी, दूसरा है भ्रष्टाचार, कि हमें ईमानदारी से काम करें या भ्रष्टाचार करके अपनी झोली भरें। तो जापान के सब ईमानदारी से काम करना स्वीकार करते हैं। जब भारतीय प्रशासकों के पास, भारतीय प्रशासन के अधिकारियों के पास जब बोलने का समय आया, तो लोगों ने कहा कि आपके जापान के लोग तो ये दोनों में से कोई भी एक चुनते हैं, ईमानदारी को चुनते हैं, आप क्या करते हैं? तो भारतीय प्रशासन के एक अधिकारी ने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा, चूंकि दो ही विकल्प होते हैं और जापानी लोग ईमानदारी को लुट चुके होते हैं, इसलिए हमारे पास केवल भ्रष्टाचार ही एकमात्र मार्ग बच जाता है। सोच लीजिएगा, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह भाषण दिया था कि हम जब 1 रुपए सैंक्शन करते हैं जनता के लिए, तो केवल 15 पैसे मिल पाता है, 85 पैसे रास्ते में ही खत्म हो जाता है। तो ये 85 पैसे में समझ लीजिए कि 60-70 पैसे नौकरशाहों के पॉकेट में चला जाता है। तो आज देश जिस भी स्थिति में है, अच्छी हो चाहे बुरी स्थिति में हो, सबके लिए एकमात्र नौकरशाही ही जिम्मेदार है। इस नौकरशाही के दोषों को दूर कैसे किया जा सकता है? तो इसका एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण उपाय है योग्य मंत्रियों की नियुक्ति। जो योग्य मंत्री होंगे, यदि मंत्री योग्य होंगे, तो मंत्रियों की अपने नौकरशाहों पर निर्भरता कम हो जाएगी, और जब निर्भरता कम हो जाएगी, नौकरशाहों का महत्व कम हो जाएगा। दूसरा है सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता जितना ज्यादा विकेंद्रीकृत हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि नौकरशाहों के हाथ में ज्यादा शक्तियों का केंद्रीकरण भी ठीक नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो और लोगों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिल जाता है। भ्रष्टाचार का फायदा उठाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण भारत में होता रहा है। फिर शिकायत की सुविधा। यदि कोई नौकरशाह अपना निर्धारित काम समय पर नहीं करता है, तो इनके विरुद्ध शिकायत की सुविधा होनी चाहिए, और शिकायत न केवल शिकायत की सुविधा हो, अपितु उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही भी होनी चाहिए कि उन्होंने समय पर काम क्यों नहीं किया। और अंतिम है ईमानदार लोगों को नियुक्त किया जाए। जब तक ये नौकरशाह ईमानदार नहीं होंगे, देश अच्छी तरह से अपनी प्रगति नहीं कर सकता। और अंत में निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नौकरशाहों का होना प्रत्येक देश की व्यवस्था के संचालन के लिए, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, नियमों को लागू करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक होता है। बिना नौकरशाहों के कोई भी काम नहीं हो सकता। हाँ, जरूरत है इनमें जो दोष हैं, इनकी जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को किस प्रकार से कम किया जाए और सुधार की आवश्यकता है। आज तक नौकरशाहों में सुधार की अनेक प्रकार के आयोग बने, अनेक प्रकार की कमेटी बनी,
अनेक प्रकार की रिपोर्ट दिए गए, लेकिन हमारे देश में कम से कम नौकरशाहों की प्रवृत्ति में, प्रकृति में आज तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। यह है नौकरशाही। आपको धन्यवाद।